हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग डीएलएड कोर्स 506 डिस्कस कर रहे हैं। ब्लॉक 3 कंप्लीट कर लिया है हमने। ब्लॉक 4 गर्ल चाइल्ड एंड चाइल्ड राइट। तो इसमें 3 यूनिट्स हैं, यानी 11, 12 एंड 13। सो ये तीनों यूनिट्स में हम गर्ल्स से रिलेटेड या जेंडर से रिलेटेड इश्यूज की और पर्टिकुलरली गर्ल्स के या वुमेन के क्या राइट्स हैं उनकी बात करते हैं। ठीक है जी। अब जब गर्ल की बात आई रही है तो पहला ही क्वेश्चन आज मैं आप लोगों को होमवर्क के रूप में पूछ लेती हूँ, अगर आप करके लाएं या एक बार सर्च करके कमेंट करना चाहें तो, कि वुमेन्स डे कब मनाया जाता है। ओके, सो वो चीज़ मैंने ऐड ऑन नहीं की है आपकी यूनिट में से। सो वुमेन्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। ओके, 11th यूनिट है जेंडर इश्यूज इन एजुकेशन, यानी जेंडर, पहली बात तो जेंडर का कॉन्सेप्ट क्या होता है, कैसे सेक्स से डिफरेंट होता है, फिर क्या क्या डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलती है जेंडर बेसिस पे, कैसे कैसे उसको सोल्व किया जा सकता है, प्लस उसके इंडिकेटर्स क्या क्या हैं, और लास्ट में जाके टीचर का क्या रोल रहता है उन जेंडर इश्यूज को या वो जो जेंडर बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन है उसको एड्रेस करने में और उन चीज़ों को ठीक करने में। ओके, सो ये कंप्लीट डिस्कशन आज का बहुत मज़ेदार होने वाला है, इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, समझने की ज़रूरत है। आसपास जो चीज़ें हो रही हैं आपकी सोसाइटी में उन चीज़ों को नोटिस करने की ज़रूरत है। तो जैसे जैसे ये चैप्टर, ये यूनिट आज हम कंप्लीट करेंगे, वैसे वैसे आप जो है थोड़ा सोचने की कोशिश कीजिएगा कि जो जो इसमें बोला गया है क्या वैसा वैसा होता है, आपके आसपास आपने देखा है, तो आपको वो चीज़ें बेहतर तरीके से समझ आ जाएंगी। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। दिस इज एब्सोल्युटली फ्री। चलिए जी, सबसे पहला, जब अगर हम कॉन्सेप्ट ऑफ जेंडर की बात करेंगे तो हमें सेक्स और जेंडर में डिफरेंस पता होना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज कई बार हम वो होता है ना जेंडर बेसिस पे या जेंडर क्या है उस बेसिस पे बहुत ऐसे हवा में आ जाते हैं कि इसका मतलब तो मुझे पता है, बट कई बार अच्छे से नहीं पता होता। तो वो सेक्स और जेंडर के बीच का जो डिस्टिंक्शन है, जो डिफरेंस है, वो आपको पता होना चाहिए। तो सेक्स वर्ड जहाँ भी यूज़ किया जाता है, आप देखिएगा कई बार ना बहुत नेगेटिवली परस्यू करते हैं हम, कि किसी ने, अगर बच्चे ने भी पूछ लिया कि सेक्स क्या होता है, तो हमारा दिमाग ना गलत जगह पे ही जाता है कि इसको कैसे पता ये चीजें, ये वो वाली चीज। बट आप एक बार थोड़ा सा ध्यान दे के देखेंगे तो सेक्स वर्ड जो है वो आपके बच्चे की डायरी में भी पूछा गया होता है कि सेक्स क्या है, जिसके आगे आप लिखते हो मेल या फीमेल। ओके, तो सेक्स जो है वो पर्सन को इंडिकेट करता है कि वो बॉय है या गर्ल है, या हम बोले मेल फीमेल, मैन वुमेन, इस चीज को। सो वो जो नेचुरल डिफरेंसेस हैं उस बेसिस पे हम उसको क्या बोलते हैं कि जो सेक्स, मतलब सेक्स वर्ड क्या डिनोट करता है, बायोलॉजिकल आइडेंटिटी डिनोट करता है आपकी। ओके, और ये जनरली चेंज नहीं होता। ऑल्दो आजकल की सिचुएशन में देखा जाए तो चेंज करवाते हैं लोग, बट हम नेचुरल प्रोसेस से चले तो ये जो है बायोलॉजिकल डिफरेंस, बायोलॉजिकली जो है आपका सेक्स जो है वो सेम रहेगा, चीजें जो भी हैं वो रहेंगी। और ये जो डिस्टिंक्शन है वो नेचुरल डिफरेंसेस के बेसिस पे होता है, जो कि ह्यूमन बॉडी में एग्जिस्ट करती हैं, कि अगर ये चीजें आपकी बॉडी में एग्जिस्ट करती हैं तो आप मेल है, अगर ये पार्ट एग्जिस्ट करती हैं तो आप फीमेल है। ओके, तो वो जो स्पेशल बॉडी पार्ट्स हैं जिनको हम रिप्रोडक्शन से एसोसिएट करते हैं, उस बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं या उस बेसिस पे हम डिस्टिंक्ट करते हैं कि ये मेल है या फिर फीमेल है। जेंडर का इससे ऑपोजिट है। जेंडर जो है जो हम बनाते हैं बॉयज या गर्ल्स को, ठीक है। सो ये एक अपॉर्चुनिटी, इट इज अबाउट दैट अपॉर्चुनिटी जो हम उनमें डेवलप कर रहे हैं, यानी कि आपकी अपब्रिंगिंग कैसी है, आपकी सोशलाइजेशन कैसी है, आपके रोल मॉडल्स कैसे हैं, या उसके सामने रोल मॉडल किस तरीके के प्रेजेंट किए जा रहे हैं, वो चीजें। तो जेंडर क्या है, व्हाट अ सोसाइटी और कल्चर मेक्स ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, यानी जो बच्चे बड़े होके बनते हैं। जैसे कई बार आपने देखा होगा, अब ये तो सेक्स तो आप चेंज नहीं कर सकते, आप लड़के हैं, मतलब जो बॉडी पार्ट्स आपके अंदर हैं वो रहेंगे, और जो अगर आप फीमेल हैं तो आपके अंदर वो बॉडी पार्ट्स रहेंगे। बट जेंडर की अगर बात की जाए, सो हाउ यू फील, अब तो ये भी हो गया है ना कि जेंडर जो है, जो भी इंसान, मान लो थर्ड जेंडर है और वो आपको बोलता है कि वो बॉय है या गर्ल है, सो आपको वही मानना है, बिकॉज जेंडर की जो आइडेंटिफिकेशन है वो सेल्फ की होनी चाहिए, कि आप डिसाइड करेंगे आपका जेंडर क्या है। ओके, बट जेंडर सोसाइटी की वजह से बनता है, तो एक सोशल एस्पेक्ट की वजह से जो चीजें हम फील करते हैं वो जेंडर है। तो जो पर्सनालिटी मेल या फीमेल की एमर्ज आउट होती है बिकॉज ऑफ सोशल कंडीशंस, उसको हम जेंडर बोलते हैं।
ठीक है जी। तो सेक्स और जेंडर में डिफरेंस देखिए, सेक्स जो है वो एक बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है, जबकि जेंडर जो है वो एक सोशियो कल्चरल कंस्ट्रक्ट है कि सोसाइटी और कल्चर के बेसिस पे अब आप कैसे बन रहे हैं। सेक्स जो है वो नेचर मेड है, सोसाइटी जो है वो जेंडर जो है वो सोसाइटी मेड है। सेक्स कांस्टेंट रहेगा, चेंज नहीं किया जाता है यूजुअली, और जेंडर जो है वो वेरिएबल रहेगा। ऑल्दो ये कांस्टेंट वाली सिचुएशन हम एटलीस्ट हमारे एजुकेशन के फील्ड में तो इसको कांस्टेंट ही लगा के चलेंगे, बाकी मेडिकल फील्ड की वजह से बहुत टेक्नोलॉजी और चीज़ों में बहुत अपग्रेडेशन हुई है, उस वजह से ये चेंज होता है आजकल। ओके, देन सेक्स जो है वो इंडिविजुअल का होता है, ये सिस्टमेटिक, जेंडर जो सिस्टमेटिक तरीके से बनाया गया होता है। सेक्स नॉन हायरार्किकल होता है, जेंडर में आपको हायरार्की नजर आएगी कि मेल इज सुपीरियर देन फीमेल। ओके, सो वो हायरार्की वाली चीज जो वो सेक्स में नजर नहीं आएगी। सेक्स को आप चेंज नहीं कर सकते हैं, जेंडर को आप चेंज कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि बचपन में कोई बच्चा अगर मान लो उसका सेक्स जो है वो मेल है, बट और वो मेल जैसा ही फील कर रहा है, ओके, लेकिन धीरे धीरे करके अगर वो जेंडर वाइज फीमेल की तरह फील करने लग जाए, उसकी तरह काम करे, उसकी जो फीमेल डेजिग्नेटेड वर्क है वो करने लग जाए, सो वो जेंडर उसका एक तरीके से चेंज हो गया है। तो जेंडर इज चेंजेबल, तो ये बात जो है आपको पता होनी चाहिए। ओके, तो बायोलॉजिकल एट्रीब्यूट क्या रहेगा एक पर्सन का, कि वो मेल है, फीमेल है, या जो है नेचर ने उसको क्या दिया है कि फीमेल, नेचर ने अलग से बॉडी पार्ट्स दिए हैं फीमेल के अंदर कि वो कंसीव करे और एक बेबी को डिलीवर करे, उसको ब्रेस्ट फीड करे। सो इसके लिए उसको स्पेशल ऑर्गन्स की तो जरूरत पड़ेगी ना। सो बायोलॉजिकली टास्क जो है, ये वाले बायोलॉजिकल टास्क वो मेल को नहीं दिए गए हैं एक तरीके से कि वो ब्रेस्ट फीड करे या वो जो है डिलीवर करे बेबी को। जो ऑर्गन्स, ऑब्वियस सी बात है, अब ब्रेस्ट फीडिंग अगर नहीं मेल करवाएगा तो नेचुरली उसके अंदर ब्रेस्ट प्रेजेंट नहीं होंगी, राइट। तो वो ऑर्गन्स जो हैं, जो कंसर्न है उस पर्टिकुलर काम के लिए, वो उनमें नहीं होंगे क्योंकि वो काम उनका नहीं है पर्टिकुलरली। सो एक डिफरेंट सेट ऑफ ऑर्गन्स हमें देखने को मिलता है, मेल में अलग रोल प्ले करने के लिए और फीमेल में अलग। सो ये जो डिफरेंसेस हैं ये नेचुरल हैं, ये बायोलॉजिकल एट्रीब्यूट है एक तरीके से। पिट्यूटरी ग्लैंड सेम दिख रही है आप लोगों को। यहाँ पे आगे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है कि यहाँ पे पीनस और टेस्टिस दिखेगा आपको या प्रोस्टेट दिखेगा, देन यहाँ पे आपको विजाइना, ओवरी, फेलोपियन ट्यूब, यूट्रस जिसको हम वोम भी बोलते हैं, जहाँ पे बच्चा लिटरली पूरा बड़ा होता है, डेवलप होता है। ऑल्दो आप देखेंगे कभी तो ये इतना सा ही दिखता है आपको इस तरीके से, ठीक है। यहाँ से फेलोपियन ट्यूब आ रही हैं दो और ये यूट्रस होता है, और ये यूट्रस तभी 9 महीने लग जाते हैं इस यूट्रस को एक शेप लेने में, ताकि वो बेबी को पूरा बड़ा करके, और उसी दौरान जो विमेन का विजाइना है वो भी एक्सटेंड कर रहा होता है थोड़ा थोड़ा करके, एंड लास्ट में जब ऑक्सीटोसिन मतलब वो प्रोड्यूस होके देन बेबी का आना, तो वो बहुत एक टेक्निकल चीजों में हम नहीं जाएंगे। बस आपको पता होना चाहिए कि बायोलॉजिकल एट्रीब्यूट में ये फीमेल ऑर्गन्स है या ये मेल ऑर्गन्स है, स्पेशल ऑर्गन्स जिनको हम बोलते हैं, कि इनकी वजह से हम एक मेल को मेल या फीमेल को फीमेल बोलते हैं। यहाँ पे ब्रेस्ट फीडिंग के लिए ब्रेस्ट भी दिखाई गई है, ठीक है जी। ऐसे ही फर्दर अगर आप देखेंगे तो वॉइस जो है वो एडोलेसेंस में हमने जो चेंजेस देखे हैं वो मेल और फीमेल के अलग अलग होते हैं ना, कि फीमेल की वॉइस जो है वो श्रिलर होती है, थोड़ी सी बिल्कुल पतली हो जाती है, ये थोड़ी सी हैवी हो जाती है लड़कों की वॉइस। देन यहाँ पे हेयर्स जो है उनके फेस पे ग्रो होंगे, जो बियर्ड या मुस्टैच हम बोलते हैं, दाढ़ी मूंछ आने लग गई हैं। यहाँ पे ब्रेस्ट एनलार्ज होती है, और कई बार दिक्कत यहाँ पे भी ये होती है कि एडोलेसेंस में बिकॉज वो चेंजेस एकदम से हो रहे होते हैं तो बच्चे काफी कॉन्शियस होते हैं। लड़के भी उन चीजों के लिए कॉन्शियस होते हैं जो उनमें चेंजेस हो रहे हैं, लड़कियां भी स्पेशली ब्रेस्ट को लेके काफी कॉन्शियस रहती हैं, जो कि उनको सिखाया जाना चाहिए, चाहे पेरेंट्स के द्वारा चाहे टीचर्स के द्वारा, कि वो चेंजेस होने ही हैं। सो आप उसको एंजॉय करें, ना कि कॉन्शियस हो, ठीक है। सो वो एक ह्यूमन बॉडी में बहुत अलग अलग तरीके के चेंजेस आपको नजर आ रहे होते हैं, जिस वजह से बच्चे यहाँ पे थोड़े डरे हुए, सहमे हुए से और कॉन्शियस नजर आएंगे आपको। बॉडी जो है वो यहाँ पे मस्कुलर नजर आएगी मेल में, ये मेल का साइन दिया हुआ है, ओके। देन मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो यहाँ पे शुरू हो जाएगी एडोलेसेंस में। और भी बहुत सारे चेंजेस यहाँ पे आ सकते हैं जो होते हैं, जो बायोलॉजिकली होते हैं, बट जेंडर एट्रीब्यूट में क्या आ जाएगा, सोसाइटी के बेसिस पे आ जाएगा, क्योंकि सोसाइटी सोचती है कि कुछ एक पर्टिकुलर काम मेल के लिए है, कुछ एक पर्टिकुलर काम फीमेल के लिए है। कि मान लो आपको जो है वो कोई भी बाहर का काम है तो वो मेन के लिए है या बॉयज के लिए है, कोई भी घर के अंदर काम करना है तो वो फीमेल के लिए है, ठीक है। कई बार ऐसे देखा जाता है कि जो डिफिकल्ट जॉब है वो मेन के लिए है, जो ईजी वाली जॉब है वो वुमेन के लिए। ये भी देखा गया है कि वुमेन जो है वो कुछ एक कामों में बेस्ट सूटेड हैं, जैसे नर्सिंग हो गया या टीचिंग हो गया। टीचिंग में स्पेशली प्राइमरी टीचर जो आपको दिखेंगे पीआरटी लेवल पे, वो आपको फीमेल टीचर्स दिखेंगे, बिकॉज वहां पे एक तो माना गया, ये सोसाइटी मानती भी है
प्लस एक और चीज भी यहाँ से कनेक्ट हो सकती है कि वुमेन में एक बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट होता है मदर वाला, ठीक है, तो वो छोटे बच्चों को कंपैरेटिवली बेटर तरीके से शायद हैंडल कर पाए, इसलिए उसको बेस्ट सूटेड माना गया है। सिमिलरली कुछ एक ऐसी जॉब्स होंगी जो कि ऐसा बोला जाता होगा कि मेन के लिए होती है, बट मतलब हाँ ये वो डिस्कशन वाला पॉइंट बन सकता है, ऐसा नहीं है कि ऐसा ही होना चाहिए या ऐसा ही होता है। ओके, सो ये सोसाइटी के बेसिस पे बनता है जेंडर, तो इस पे आप अपना व्यू बता सकते हैं। अगर सोसाइटी के बेसिस पे देखें तो कुछ एक फैक्टर्स जो कि जेंडर को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे मेल है तो स्ट्रॉन्ग होगा, फीमेल है तो वो फेयर होगी, वीक होगी, ठीक है, मेल में रफ, स्ट्रॉन्ग, इनवल्नरेबल होगा, ठीक है, लाउड वॉइस होगी उसकी, फीमेल में एक श्रिल वॉइस होगी, और हाईली वल्नरेबल, सॉफ्ट, डेलिकेट, इट्स लाइक अ फ्लावर आप उसको ट्रीट कर रहे हैं, सो वो फीमेल होगी। मेल में अगर सोशल लेवल पे आप देखेंगे तो प्रिंसिपल वेज अर्नर होगा, वो कि घर में अगर पैसा आ रहा है कमा के तो वो कौन लेके आएगा, वो मेल लेके आएगा। और फीमेल विल बी ओनली अ फैमिली पर्सन, कि वो घर में आइडियल मदर, वाइफ, सिस्टर, या घर में सेक्रीफाइस करना है तो कौन करेगा, लास्ट में खाना खा रही है तो कौन खा रही है, तो वो फीमेल वाला पार्ट यहाँ देखा गया है, ठीक है। मेल एक लीडर की तरह रहेगा, वो कि वो तो लीड करने के लिए ही बोर्न हुआ है। कंट्रोलर रहेगा, डोमिनेट करेगा, डोमिनेट किस पे, फीमेल पे, क्योंकि वो कंट्रोल्ड है। ओके, रिसोर्स एलोकेटर, रिसोर्स लाके प्रोवाइड करने वाला मेल है, रिसोर्स को कंज्यूम करके घर चलाने वाली को फीमेल बोला गया है। एक हॉर्स वॉइस रहेगी, यहाँ एक सॉफ्ट वॉइस रहेगी। इंडिपेंडेंट इन थॉट एंड एक्शन, लेकिन फीमेल जो है वो डिपेंडेंट है मेल के ऊपर। ओके, एडवेंचरस होगा ये सेंसिबल होगी, ये मास्टर होगा किसी पर्टिकुलर चीज, मास्टरफुल, ठीक है। यहाँ पे ये ग्रेसफुल और प्रिटी दिखाया गया है इसमें। ये इंटेलिजेंट है, इसका इनेट नेचर दिखाया गया है। मैकेनिकल टास्क में पुअर बिकॉज ऑफ दैट बॉडी स्ट्रक्चर। देन स्ट्रॉन्ग इन लैंग्वेजेस, या स्टूपिड बोल दिया जाता है, इसको वाइज समझा जाता है आदमी को। ओके, ये सोशल लेवल पे चीजें हैं। साइकोलॉजिकल पे देखेंगे तो मेल मतलब हाईली रैशनल, बहुत लॉजिकल, लेकिन विमेन जो है वो थोड़ी सी इमोशनल नजर आएगी आपको कंपैरेटिवली। ये सोशल इंटेलिजेंस हाई मानी गई है, फीमेल की कम मानी गई है। मेल जो है वो मैनिपुलेटिव है, फीमेल जो है वो इमोटिव है। ये इम्पेशेंट रहेगा, डिस्टर्ब रहेगा, इसमें थोड़ा काम और पेशेंस फीमेल में ज्यादा दिखाई गई है, ठीक है। ये केयरलेस होगा, ये कॉन्शियस है अपनी बॉडी को लेके। सो ऐसे ऐसे बहुत सारी चीजें जब आप देखेंगे ना, तो ये जेंडर के जो एट्रीब्यूट्स हैं ये सोसाइटी के लेवल पे है, ये ध्यान रखिएगा। मैं ये ना तो ये मेरे पर्सनल ओपिनियन है कि मैं ये बोल रही हूं कि ये मेल या ये फीमेल होगा, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आपको आजकल बहुत सारे एक्सेप्शन भी देखने को मिलते होंगे डेफिनेटली, बट जब जेंडर एट्रीब्यूट की बात आती है, दैट मीन्स मेजॉरिटी ऑफ सोसाइटी कैसे देखती है उस पर्टिकुलर काउंटर पार्ट को। ओके, सो वो जेंडर एट्रीब्यूट रहेगा। सो अब आप देखिए ना, घूम फिर के सोसाइटी तो डिसाइड कर रही है चीजें, राइट। आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, आपको कैसे बैठना है, कैसे बातचीत करनी है। अच्छा, लड़की हो थोड़े पैर भीड़े करके बैठो, बिल्कुल ऐसे वो ऐसे चौड़े करके पैर नहीं बैठने, वाइड करके नहीं बैठने, ठीक है। लड़के हो आप कैसे भी पसर के बैठ सकते हो, राइट। कई बार ये चीज मैंने भी फील की है, अगर आपने कभी देखी हो तो, कि बसेस में यूजुअली क्या होता है, क्योंकि मैं बस से ट्रेवल करना पसंद करती हूँ, प्रेफर करती हूँ, तो बसेस में क्या मिलेगा, अगर आप गर्ल हैं तो आपके पैर डेफिनेटली आप ऐसे करके बैठी हुई, लेकिन अगर साइड में कोई मेल काउंटर पार्ट, जो कि रेयर होता है कि वो भी आराम से जैसे आप बैठी हो वैसे ही बैठा हो, मेल काउंटर पार्ट उसी पर्टिकुलर सीट पे ऐसे करके बैठ जाएगा, जो कि फीमेल काउंटर पार्ट को अनकंफर्टेबल फील करवा सकता है। ओके, सो एटलीस्ट जो भी ये वीडियो देख रहे हैं मेल काउंटर पार्ट है, वो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं कि आप थोड़ा सा उस तरीके से बैठें, सहज तरीके से, ताकि किसी और को भी अनकंफर्टेबल फील ना हो। ओके, तो जेंडर डिफरेंसेस जो हैं बीच में बॉयज और गर्ल्स के, वो लार्जली कहाँ से सीख रहे हैं, हम सोशलाइजेशन से और कल्चर से सीख रहे हैं। इसीलिए इसको सोशियो कल्चरल कंस्ट्रक्शन बोलते हैं, कि जेंडर सोसाइटी और कल्चर की वजह से कंस्ट्रक्ट हो रहा है, ठीक है जी। मीनिंग क्या रहेगा, बात आती है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की, कि जेंडर के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन होना। बट डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, सो यहाँ पे दो एग्जांपल दिए गए हैं डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड। एक एग्जांपल में ये बताया गया है कि गांव में रहते हैं आप और क्योंकि आप शेड्यूल्ड कास्ट से बिलोंग करते हैं, इसलिए आप उस कुएं से पानी नहीं भर सकते, जबकि बाकी सब भर सकते हैं, ठीक है। बल्कि जबकि पॉइंट क्या है कि वाटर तो एक बेसिक नेसेसिटी है, सबको मिलना चाहिए आराम से, बट जस्ट बिकॉज ऑफ कास्ट आपको वो पानी नहीं मिल रहा है, ठीक है, आपको कहीं और से जाके लाना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये क्या डिसएडवांटेज हो गया,
कास्ट की वजह से एक भेदभाव हो गया, डिस्क्रिमिनेशन हो गया। सो ये कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हो गया। एक और एग्जांपल है कि दो लोग हैं और दोनों इक्वली कैपेबल हैं कोई काम करने के लिए, लेकिन एक थोड़ा सा डार्क स्किन है और दूसरा थोड़ा सा फेयर स्किन है। ओके, अब सिलेक्शन की जो एक्टिविटी है, ये कई बार आपने रील्स में भी देखा होगा या कई बड़े टीचर्स को भी कहते हुए सुना होगा कि यूपीएससी का जब सिलेक्शन होता है या इंटरव्यू होता है तो उसमें आप कैसे दिखते हैं उससे फर्क तो पड़ता है। ठीक है, तो वो वाली सिचुएशन यहाँ पे है कि जस्ट बिकॉज वो इंसान डार्क स्किन है सो उसको सिलेक्ट ना करके दूसरे को सिलेक्ट किया जा रहा है। सो ये भी एक स्किन बेस पे, रेस बेस पे डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस हो गई। सो डिस्क्रिमिनेशन इज लाइक भेदभाव करना किसी पर्टिकुलर चीज की वजह से, ना कि आप में कैपेबिलिटी नहीं है उस वजह से नहीं हो रहा है कुछ भी, कैपेबिलिटी के बेसिस पे नहीं, किसी पर्टिकुलर चीज के बेसिस पे हो रहा है। ओके, इनफैक्ट जो पोजीशन ये आपके यूनाइटेड नेशंस हैं उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दी है कि डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर बहुत सारी फॉर्म में होता है, बट अल्टीमेटली इसमें होता क्या है कि सम फॉर्म ऑफ एक्सक्लूजन या रिजेक्शन आपको देखने को मिलता है। अब ऊपर क्या हुआ, आपको एक्सक्लूजन ही तो देखने को मिल रहा है कि आप एससी हैं, दैट्स जस्ट बिकॉज ऑफ दैट, जस्ट बिकॉज ऑफ योर कास्ट आपको पानी नहीं भरने दिया जा रहा है, तो वो एक्सक्लूजन है। रिजेक्शन है कि आप डार्क स्किन है इसलिए आपको रिजेक्ट किया गया है। तो ये डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर की फॉर्म अलग अलग हो सकती हैं, बट उसमें किसी ना किसी तरीके का एक्सक्लूजन और रिजेक्शन आपको देखने को मिलता है। ओके, सो डिस्क्रिमिनेशन क्या रेफर करता है कि कोई भी ट्रीटमेंट या कंसिडरेशन किसी पर्सन या ग्रुप के अगेंस्ट मेयरली कि वो पर्सन किसी क्लास से, किसी कैटेगरी से बिलोंग करता है, ये ओवरऑल आपका डिस्क्रिमिनेशन हो गया। डिस्क्रिमिनेशन डिसरिगार्ड करता है इंडिविजुअल नीड को, मेरिट को, पोटेंशियल को, यानी आपकी नीड क्या है, आपके मेरिट क्या है, आपका पोटेंशियल क्या है, कैपेबिलिटीज क्या है, उसको तो देख ही नहीं रहे हैं। सो डिस्क्रिमिनेशन एक तरीके से नेगेटिव कॉनोटेशन हो गया आपका। ओके, इट टेंड्स टू और इंटेंड्स टू ट्रीट वन पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ people less favorably than other because of some unjustifiable prejudice। तो ये prejudice है कि आप एससी हैं इसलिए आपको जो है पानी नहीं भरना है उस वाले कुएं से। सो ये वो जो अनजस्टिफाइबल, मतलब आपके पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि मतलब तो क्या हो गया एससी है, तो वो प्रिजुडिस जो ऑलरेडी बनी हुई है उस वजह से आप एक ग्रुप को बेटर ट्रीट कर रहे हो और दूसरे को प्रति आप लेस फेवरेबल हो। ठीक, तो ये एक जो डिफरेंस आपको नजर आ रहा है, दिस इज डिस्क्रिमिनेशन। बट जब ये डिस्क्रिमिनेशन का बेसिस जो है वो सेक्स हो, सो वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा। इट इज अनइक्वल ट्रीटमेंट, किसके बेसिस पे, जस्ट द पर्सन का सेक्स क्या है उस बेसिस पे, कि सोलली जस्ट बिकॉज आपका बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा है और आपके अंदर स्पेशल बॉडी ऑर्गन्स अलग अलग हैं, तो वो जो ऑर्गन्स अलग है तो आप फीमेल हैं, अगर ऑर्गन दूसरे हैं तो आप मेल हैं, और जस्ट बिकॉज आप मेल हैं इसलिए आपको बेटर ट्रीटमेंट मिल रहा है। ओके, तो दैट इज जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, कि सेक्स के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन होना। सो इसको कई बार सेक्सिज्म भी बोला जाता है। एंड हमारे एक टीचर थे, उन्होंने वो बोलते थे कि ऑल इज्म आर रॉन्ग। एक तरीके से जहां पर भी आप इज्म लगा देते हैं ना, ISM, वो कहीं ना कहीं आपको एक नेगेटिव डायरेक्शन में या गलत डायरेक्शन में जाती हुई चीजें नजर आएंगी। तो सेक्सिज्म अकर्स इन एनी सोशल सिचुएशन, जहां पर भी प्रिजुडिस बेसिस पे ट्रीटमेंट मिल रहा है, जस्ट बिकॉज क्योंकि आपका सेक्स मतलब मेल नहीं है या जस्ट बिकॉज आपका सेक्स मेल नहीं है तो आपको इस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है। कोई भी अनफेयर कंसिडरेशन या पॉलिसी या प्रैक्टिस या बिलीफ जो कि अनइक्वल ट्रीट करता है मेन और वुमेन को, रेस्ट्रिक्ट करता है पर्टिकुलर किसी चॉइसेस को जस्ट बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर सेक्स, तो ये क्या हो गया, आपका जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो गया। ये भी एक तरीके से फॉर्म है प्रेजुडिस की और इलीगल है बहुत सारे सर्कमस्टांसेस में। और कई बार ये बोलते हैं ना कि हमने तो सेपरेट टॉयलेट्स भी प्रोवाइड करवा रखे हैं, तो प्रोवाइडिंग सेपरेट टॉयलेट्स गर्ल्स या बॉयज के लिए ये कोई तरीका नहीं है डिस्क्रिमिनेशन दूर करने का। इट इज जस्ट अ थिंग या जस्ट एक्ट टू शो जेंडर सेंसिटिविटी, कि आप जेंडर के लिए सेंसिटिव हैं, कि उनको कुछ अलग अलग चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं आप, बट ये एक तरीके से जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है, ये शो नहीं करता है। ओके, अब मैं कब से बोल रही हूँ कि बहुत सारी फॉर्म होती है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की भी, तो सोर्सेज या फॉर्म क्या हो सकती हैं, तो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। आप अपने आसपास भी देख सकते हैं, घर में होती हुई चीजें भी देख सकते हैं, कि मान लो ये बिल्कुल रूटीन सा ही बना दिया गया है कि भले ही आप लड़की हैं, आपको अगर पहले भूख लगे तो आपको नहीं, पहले जो है घर में लड़के को खाना मिलेगा या पापा को खाना मिलेगा। सो वो सिचुएशन जो है वो एक तरीके से जेंडर डिस्क्रिमिनेशन शो करती है। इनवॉलंटरी हो सकता है कि वो होता आया हो और उनमें से भी किसी को रीजन नहीं
नहीं पता हो, आप भी शायद बोल नहीं रहे हो और वो चीज वैसे ही चल रही हो, सो वो भी एक सॉर्ट ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन वहां रहेगा। सो फैमिली या पेरेंट से एक जेंडर डिस्क्रिमिनेशन वहां से वो एक सोर्स हो सकता है, वहां से चीजें आ सकती हैं, इधर इट इज वॉलंटरीली और नॉन वॉलंटरी या इनवॉलंटरी। ओके, गवर्नमेंट की पॉलिसीज इस तरीके से बनाई गई हैं कि किसी एक काउंटर पार्ट को ज्यादा फायदा या ज्यादा नुकसान होता हुआ दिख रहा है। एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज, कई बार आप देखेंगे वहां पे भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन आपको नजर आ सकता है, वो भी एक सोर्स हो सकती है और फॉर्म में आपको उस फॉर्म में भी नजर आ सकता है, जो हम आगे पढ़ेंगे भी, कि आपको ऐसे देखने को मिलेगा कि जस्ट बिकॉज मतलब आप लड़के हैं, आपका मेल सेक्स है, उस वजह से आपको ज्यादा प्रेफरेंस मिल रही है बहुत सारी चीजों में। तो वो एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज में भी होता है कि अगर पहले भी देखा होगा आपने, आज भी होता है, ट्रस्ट में आज भी होता है कि अगर घर में 2 या 3 या 4 बच्चे हैं और उनमें से किसी एक को ही पढ़ाना है तो प्रेफरेंस लड़की को नहीं लड़के को मिलेगी। ओके, न्यूट्रिशन, हेल्थ और लेजर, इसमें भी आप देखेंगे न्यूट्रिशन में बहुत सारे माल न्यूट्रिशन के शिकार जो है आपको लड़कियां नजर आएंगी, गर्ल पार्ट, दूध जो है फीमेल पार्ट, काउंटर पार्ट नजर आएगा आपको। देन लॉज एंड रूल्स वहां पे हो सकते हैं, अपॉइंटमेंट, प्रमोशन, प्लेसमेंट में आपको जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नजर आ सकता है। डिवीजन ऑफ लेबर इनसाइड द हाउस, उसमें भी आपको कि अच्छा ठीक है, ये झाड़ू मारना है, ये लड़की मारेगी या इसकी मम्मी करेगी घर में काम, पापा या भाई तो झाड़ू नहीं उठाएंगे। ठीक है, मैं ये पर्टिकुलरली नहीं कह रही हूँ, ये चीजें मेजॉरिटी बेसिस पे होती हैं। बहुत सारे घर ऐसे भी होते हैं जहां पे इक्वल काम करवाया जाता है कि आप अगर बर्तन धो रहे हैं तो आपके हस्बैंड भी साथ में खड़े होके यूटेंसिल्स वॉश कर रहे हैं। ओके, या आपके भाई साथ में धुलवा रहा है, या फादर साथ में धुलवा रहे हैं, या फादर इन द सेंस मदर फादर साथ में मिलके काम कर रहे हैं। सो वो डिवीजन ऑफ लेबर बहुत सारे घरों में ऐसा नहीं होता होगा, बट मेजॉरिटी में होता है। दैट्स व्हाई वी आर डिस्कसिंग दिस टॉपिक ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। ओके, प्रॉपर्टी, रिसोर्सेज या जो कंट्रोल है रिसोर्सेज के ऊपर वो किसका होगा, यहां पर भी आपको जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नजर आएगा। आजकल तो फिर भी प्रॉपर्टी जो है, प्रॉपर्टी फीमेल के नाम आपको दिखेगी जस्ट बिकॉज उसके ऊपर टैक्सेस या कुछ ना कुछ छूट मिल रही होती है, रजिस्ट्री में छूट मिल रही होती है, इसलिए वो फीमेल के नाम नजर आएगी, बट उसमें जो है वो नजर नहीं आएगा आपको। पहले नहीं होता था ऐसा कि फीमेल के नाम प्रॉपर्टी हो, बट आजकल वो थोड़ा सा वुमेन एम्पावरमेंट को लेके चीजें चल रही हैं, छूट मिल रही है किसी ना किसी चीज में कि वुमेन के नाम पे अगर घर होगा तो आपको इतने पर्टिकुलरली आपके रजिस्ट्री में कम लगेंगे। सो वो सारी चीजें होती हैं, इस वजह से आजकल आपको दिखेंगी चीजें, बट स्टिल इसको एक डिनोशन हम मान सकते हैं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का। ओके, देन एजुकेशन, टेक्स्ट बुक, करिकुलम, टीचर्स, एजुकेशन या जो टेक्स्ट बुक्स है उनमें भी हमें जेंडर बाइज एग्जाम्पल्स नजर आते थे, तो एटलीस्ट आजकल सेम चीजें हैं, थोड़ी बहुत चेंज होती हैं, बट फिर भी हम ये नहीं बोल सकते कि टेक्स्ट बुक्स या जो है एजुकेशन कंप्लीटली चेंज हो गई और हमने बिल्कुल जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को हटा ही दिया, ये नहीं बोल पाएंगे हम। और भी बहुत सारे सोर्सेज या फॉर्म हो सकते हैं, वो यहाँ पे आप सोच के लिख सकते हैं। ठीक है जी, अगर कारण की बात करें तो देखो ऐसा नहीं है कि हम पिन पॉइंट कर पाए एग्जैक्ट रीजंस क्या क्या है, एग्जैक्ट कॉजेज क्या क्या है जेंडर बायसनेस के या डिस्क्रिमिनेशन के, बट कॉम्बिनेशन है ये बहुत सारी चीजों का कि सोशल लेवल पे, कल्चरल, इकोनॉमिक, हिस्टोरिकल, बहुत सारे फैक्टर्स को जोड़ जुड़ा के हम बहुत सारे कारण नजर आते हैं हमें कि इस वजह से जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। और उनमें से मेन कॉजेज में से वन ऑफ द मेन कॉजेज आपको रिलीजन नजर आएगा, क्योंकि आप एक पर्टिकुलर तरीके से चल रहे हैं, एक पर्टिकुलर ट्रेडिशन को फॉलो अप कर रहे हैं। बहुत सारे रिलीजन्स जो हैं वो वुमेन को मेन से नीचे ही मानते हैं। ओके, इसलिए सोसाइटी भी वैसे ही क्रिएट हो गई है, अनइक्वल सोसाइटी क्रिएट हो गई है, डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस जो हैं वो हो गई हैं, क्योंकि हम रिलीजन को बिना कुछ क्वेश्चन किए फॉलो करते रहते हैं। ओके, सो मैं इसमें ये नहीं कह रही हूं कि आपको रिलीजन को फॉलो नहीं करना चाहिए, डेफिनेटली आपकी जहां श्रद्धा है, आपका जो मन है, आपको फॉलो करना चाहिए, बट आपको थोड़ा सा आज का अगर मतलब होता है ना मॉडर्न मैन वुमेन या लड़का लड़की होने के नाते थोड़ा सा देखना चाहिए कि क्या क्या डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस हो रही हैं और आपको उसके लिए क्या करना चाहिए। रिलीजन के अलावा कल्चर, ठीक है, कल्चर भी वैसे ही शेप करता है, जो हमने क्योंकि बोला ना जेंडर तो एक सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट है, तो जो सोसाइटी में हो रहा है, जो कल्चर में हो रहा है, जहां पे अगर मेल को सुपीरियर दिखाया जा रहा है, फीमेल को जो है वो इंफीरियर दिखा के सप्रेस किया जा रहा है, तो वही चीज तो आपको फिर सोसाइटी में नजर आएंगी, देन जेंडर में नजर आएंगी, राइट। अपब्रिंगिंग में हो सकता है कई बार क्या होता है ना, इनवॉलेंटरीली भी होती हैं चीजें, जैसे पेरेंट्स चाहते नहीं है कि वो डिस्क्रिमिनेट करें, वो डिस्क्रिमिनेट कि भाई लड़की की तरफ फिर वो कंपैरेटिवली
ज्यादा बायस्ड हो जाते हैं कि ये तो मतलब बिल्कुल ही प्रोटेक्ट करके रखना है इसको, ठीक है। आपने देखा होगा कि आजकल भी जब वो होता है ना, लड़की जब पैदा होती है तो पेरेंट्स कई बहुत सारे तो खुश होते हैं एटलीस्ट, ठीक है, बहुत सारे नहीं भी होते हमें पता है, बट पेरेंट्स जो है उसको एक बिल्कुल छोटी सी सॉफ्ट डेलिकेट वो नजर आती है उनको जब भी लड़की दिखती है। अगर लड़का है तो टफ और स्ट्रॉन्ग वो वाली सिचुएशन। सो वो एक हमारा जो डिफरेंटली ट्रीट करने का तरीका है बच्चे को, जस्ट बिकॉज वो लड़का है या लड़की है, कि वो बेटा है या बेटी है, उस बेसिस पे अब आप चाहते नहीं हो कि आप उसमें क्या करो कि भाई हम आप लड़के को सुपीरियर मानो, बट अब ऑटोमेटिकली आप ज्यादा प्यार करने लग जाओगे तो लड़की को आपने बहुत टाइनी मतलब प्रोटेक्टिव माहौल बनाने की कोशिश कर दी है अगेन। सो वो भी एक तरीके से क्या हो गया यहाँ पे, इनवॉलेंटरीली हो गया, लेकिन वो इंफीरियर सोशल पोजीशन जो है उसी तरीके से आप रेज कर रही हो बच्चे को। सो वो ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स क्रिएट करेगी ऑटोमेटिकली। सो वो अपब्रिंगिंग जो है वो इक्वल होनी चाहिए कि ठीक है वो कि मतलब दोनों ही सेम है, जो करना है करो, लड़ना है मरो, जो करना है करो वाली सिचुएशन। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये लड़की है तो तूने क्यों मारा इसको, ठीक है, उसने भी तो पीटा है ना भाई को, तो दोनों लड़ मर रहे हैं ना, तो पिटने दो ना एक दूसरे को। आप बीइंग अ पेरेंट ये क्यों बोल रहे हो कि ये जस्ट बिकॉज लड़की है, जस्ट बिकॉज तेरी बहन है मत कर, ठीक है, तो वो भी तो कर रही है ना इक्वली। सो वो अपब्रिंगिंग पे जो है वो काफी कुछ निर्भर करता है जब आप देखेंगे। इसके साथ साथ पेरेंट्स कैसे ट्रीट करते हैं बच्चे को, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है सेक्स स्टीरियोटाइप्स क्रिएट करने में। ओके, सेक्स स्टीरियोटाइप क्या है? एक शेयर्ड पॉपुलर सेट ऑफ बिलीफ या एक्सपेक्टेशन है, ऑफन विदाउट एनी बेसिस, कोई बेसिस नहीं होता है, अबाउट द क्वालिटीज ऑफ फीमेल एंड मेल, कि ये लड़की है तो इसमें ये क्वालिटी होगी। कई बार खेलने का मटेरियल अलग अलग दिया जाता है कि लड़की है तो डॉल दे दो, लड़का है तो जो है इसको पर्टिकुलरली वो गन वगैरह या कोई ट्रक वगैरह कुछ दे दो, ठीक है। सो वो लड़के और लड़की में अलग अलग प्ले मटेरियल भी आपको अलग नजर आएगा। यूजुअली लड़कियों को ज्यादा प्रोटेक्टिवली ट्रीट किया जाता है और वो प्रोटेक्शन जो है उसकी वजह से बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस आपको देखने को मिलती हैं कि आप लड़की हैं इसलिए आप कंपैरेटिवली जल्दी घर आएंगी, ये आपका टाइम सेट रहेगा, लड़का है तो 1-2 घंटे लेट भी हो जाए चल जाएगा, ठीक है। सो वो बॉयज जो है वो ज्यादा एनकरेजमेंट उनको मिलती है थोड़ा बोल्ड होने की, एडवेंचरस होने की, अचीव करने की चीजों को, लड़की को कंपैरेटिवली प्रोटेक्टिव तरीके से रखा जाता है, तो उसकी वजह से भी जेंडर स्टीरियोटाइप या सेक्स स्टीरियोटाइप्स बन जाते हैं, ठीक है जी। देन है लड़कियों को कई बार ये जैसे एक तो प्रोटेक्टिव रखना, एक होता है कि लड़कियों को बर्डन समझना। ओके, तो वो इन्वेस्ट ही नहीं करना चाहते उनकी एजुकेशन में, हेल्थ में या डेवलपमेंट में। लोअर लेवल ऑफ एजुकेशन उससे रहेगा, अगर एजुकेशन का लेवल लो है तो जॉब का लेवल भी लो रहेगा। इसकी वजह से लड़की जो है वो ऑटोमेटिकली डिपेंडेंट हो जाती है मेल काउंटर पार्ट के ऊपर। ओके, तो ये जो डिपेंडेंस है वो क्या होगी, उसकी वजह से अब वो इंफीरियर हो गई ऑटोमेटिकली, और उसके पास ऐसा कुछ पढ़ाई या ऐसी कोई चीज है भी नहीं जिसकी वजह, वो लैक ऑफ एजुकेशन है ना, उसकी वजह से अब वो इंप्रूवमेंट की सिचुएशन भी नहीं है। फर्दर फिर जब अब वो मतलब बिल्कुल ही इंफीरियर हो गई है, उसके साथ साथ वहां पे आपको उसके बच्चे देखने को नजर आ जाएंगे, फिर वो बच्चों के लिए जी रही होती है उन्हीं सिचुएशंस में। ओके, तो वो एक विशियस साइकिल बन जाती है वुमेन के लिए अल्टीमेटली, विच इज रॉन्ग। हमें पता होता है कि गलत हो रहा है, बट आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है उस टाइम पे कि आप कुछ स्टैंड ले सको या कोई काम कर सको, और उसके लिए फिर हिम्मत भी नहीं होती है आपके अंदर। सो वो भी एक जेंडर डिस्क्रिमिनेशन लेवल आपको नजर आएगा। बुक्स कई बार आप देखेंगे, बुक्स जो बच्चे पढ़ते हैं या स्टोरीज सुनते हैं उसमें भी यही नजर आता है ना कि घोड़े पे बैठ के एक राजकुमार आ रहा है और जो है लड़की को बचा के लेके जा रहा है या लड़की को अपने घोड़े पे लेके जा रहा है, ठीक है, चाहे वो शादी करके हो या बचा के लेके जा रहा हो किसी भी सिचुएशन में। बट कभी भी ये नहीं होता कि घोड़े पे एक लड़की बैठ के आ रही है और लड़के को बचा के लेके जा रही है, राइट। तो जो जिस तरीके की स्टोरीज हैं वहां पर भी आपको जेंडर बायसनेस और बायस प्रैक्टिसेस नजर आ जाएंगी। ओके, जो अब और भी बहुत सारे कॉज हो सकते हैं, जैसे इलिटरेसी, पढ़ा लिखा कम होना फैमिली का भी, कास्ट सिस्टम ऑलरेडी है, कास्ट सिस्टम इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको बर्थ से रिलेट करता हुआ ही जो है डिक्लेयर कर दिया है पर्टिकुलरली कि अगर आप इंटरकास्ट मैरिज भी कर लेते हैं तो भी कास्ट आपकी तो वही रहेगी ना, भले ही आपने शादी दूसरी कास्ट में की है। जैसे एक केस आया था कि एक लड़की है उसने एससी से शादी कर ली है, बट अब वो एससी कोटे का फायदा उठा रही है,
तब सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि आपकी जो कास्ट है आप वही रहेगी, जब भी कोई फायदे आपको अवेल करने हैं आप एकदम से एससी नहीं बन सकते, कास्ट जो है वो बर्थ बेस्ड ही मानी जाएगी। सो वो भी एक मेजर रीजन हो सकता है यहाँ पे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का, कास्ट सिस्टम। फैमिली प्रेस्टीज हो सकता है, क्लास लेवल हो सकता है, इनकम लेवल हो सकता है फैमिली का, और भी बहुत सारे सोसाइटल नॉर्म्स हो सकते हैं। एक विशियस सर्कल तो हमने देखा ही है, वैल्यूज का, बिलीफ का, प्रैक्टिसेस का, जो कि मेन को फेवर करते हैं रादर देन फीमेल। वो एक डोमिनेशन फीमेल के ऊपर नजर आएगा और उसी को हम पैट्रियार्की बोल देते हैं फिर, जहां पर हमें जेंडर बेसिस पे एक अनइक्वल रिलेशनशिप्स नजर आते हैं। ठीक है, अब ये तो हम समझ गए हैं कि जेंडर बायसनेस या जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है क्या, और इसके ओरिजिन भी बहुत अलग अलग जगह पे है। और प्लस पॉइंट ये भी है कि ये ना रेनफोर्समेंट होती रहती है इनकी। ओके, इक्वल जो एक्सेसिबिलिटी है गर्ल्स के लिए वो तभी आ सकती है, कब आएगी, जब पेरेंट्स, स्कूल, जो पीपल के रिप्रेजेंटेटिव हैं, एमएलएज या एमपीज हैं, ठीक है, मीडिया है, सोशल ग्रुप्स हैं या मैन्युफैक्चरर हैं, वो सारे मिलके उस एक्सेसिबिलिटी के लिए काम करें। ओके, पेरेंट्स को नीड टू पार्टिसिपेट बोथ इन होम एंड स्कूल सेटिंग, वहां पर भी काम करना पड़ेगा, और वो इंश्योर करें एम्पावरमेंट ऑफ डॉटर्स। गवर्नमेंट या एडमिनिस्ट्रेटर या स्कूल या टीचर्स हैं वो भी एक्टिवली एनकरेज करें गर्ल्स के पार्टिसिपेशन को, सोशल पार्टिसिपेशन को या एजुकेशन के लेवल पे पार्टिसिपेशन को। ये जब होगा तब जो है जेंडर इक्वालिटी जो है वो स्ट्रेंथन होती हुई आपको नजर आएगी। अब ये जो हम बार बार जेंडर डिस्क्रिमिनेशन या जेंडर की बात कर रहे हैं, यहाँ पे स्टेटस को कौन इंडिकेट करेगा कि कितना ज्यादा है कितनी कम है चीजें ना। हम बार बार बोल रहे हैं कि फीमेल काउंटर पार्ट की तरफ ज्यादा कम वो मेल की तरफ ज्यादा बायसनेस, और वो बायसनेस का नतीजा फीमेल काउंटर पार्ट को भुगतना पड़ता है। सो वो जेंडर को वो दिक्कतों को इंडिकेट कौन करता है, तो ये है वो इंडिकेटर्स, जैसे सेक्स रेशियो, एजुकेशन आप देखेंगे कि किसकी ज्यादा है किसकी कम है, हेल्थ लेवल पे देखेंगे, पार्टिसिपेशन देखेंगे वर्कफोर्स में, एट्रोसिटीज और क्राइम को देखेंगे। ठीक है, देन आप उसको ओवरकम कैसे करेंगे हमें वो पढ़ना है। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन क्लासरूम में कैसे देखने को मिलता है और टीचर का क्या रोल रहेगा। पहले मैंने सोचा था कि ये पॉइंट्स तो इन जनरल एक्सप्लेन किए जा सकते हैं, बट एनआईओएस के मटेरियल में बहुत अच्छा कुछ लिखा हुआ था इनमें, जो मुझे लगा कि एक बार डिस्कशन इस पे होना चाहिए। ओके, तो देखो सेक्स रेशियो हाईली सेंसिटिव इंडेक्स है ये, अगर आपको वुमेन का स्टेटस जानना है सोसाइटी में तो सेक्स रेशियो देख लीजिए एक बार। सेक्स रेशियो मतलब नंबर ऑफ फीमेल्स ओवर फॉर एवरी 1000 मेल, कि अगर एक सोसाइटी में 1000 मेल हैं तो 1000 मेल के ऊपर कितनी फीमेल हैं, 900 हैं, 800 हैं, 700 कितनी हैं या 1000 है। ओके, सो वो सेक्स रेशियो स्टेट वाइज अलग निकल के आता है और कंट्री का अलग निकल के आता है। सो अभी तक 2021 का जो आना था सेंसस अपना वो आया नहीं है, तो 2011 के अकॉर्डिंग हम चल सकते हैं। 2011 के अकॉर्डिंग आप मुझे कंट्री का सेक्स रेशियो बता दीजिएगा। ठीक है, तो किसी भी सोसाइटी में ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है एटलीस्ट कि 1000 मेल पे 1000 फीमेल तो होनी चाहिए, 50-50 रेशियो होना चाहिए। हेल्थ बेसिस पे जब देखेंगे तो हेल्थ के लिए तो दोनों का इक्वल राइट है, अच्छा हेल्दी रहने का, वेलबींग रहने का राइट। बट स्टैट जो है यानी जो डाटा है वो ये रिवील करता है कि कितना सारा जेंडर गैप है जब हेल्थ की बात आती है। मोर्टेलिटी रेट जो है वो गर्ल्स की हाईएस्ट पाई गई है इन्फेंसी में एज कंपेयर टू अदर एजेस, यानी जब बचपन में बच्चा पैदा होता है तो ये जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जिसको हम बोलते हैं वो क्या होती है, वो प्रोबेबल नंबर है अमंग एवरी 1000 बेबीज कि कौन सर्वाइव करेगा पहले 1 साल में और कौन जो है वो मोर्टल हो जाएगा, मर जाएगा। ओके, सो अब इसमें जो बच्चे मरने वाले हैं उसमें फीमेल ज्यादा पाई गई है, जबकि जेनेटिकली और बायोलॉजिकली आप देखेंगे तो जो मेल इन्फेंट हैं वो ज्यादा ससेप्टेबल होते हैं डेथ के। ठीक है, यानी जेनेटिकली और बायोलॉजिकली उनके मरने के चांसेस ज्यादा होते हैं, बट स्टिल इंडिया में जो फीमेल इन्फेंट की मोर्टेलिटी है उस रेट ने सरपास किया है मेल को, यानी कि सोसाइटी के लेवल पे सोशियो कल्चरल इन्फ्लुएंस है उस मोर्टेलिटी का। आप कई बार देखते होंगे किसी वेब सीरीज में या किसी न किसी, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है एग्जैक्ट उसका नाम क्या है, या पता नहीं ये दृश्यम में ही था, आई थिंक दृश्यम मूवी में, उसमें लास्ट में दिखाया था ना कि वो वहां पे, या पता नहीं मुझे ध्यान नहीं आ रहा कौन सी मूवी है, बट मुझे इतना ध्यान है कि लड़की अगर लड़की पैदा हुई है तो उसके पैर पे पत्थर बांध के आपने नदी में फेंक दिया है और वो पत्थर तो उसको नीचे ही लेके जाएगा, अब नीचे जाके वो मर जाएगी। तो ऐसे बहुत सारी लड़कियां जो है वो वहां पे उस नदी में नीचे मरी हुई पाई गई हैं।
ठीक है, उनके जो है वो बोन्स मिली हैं, वो चीजें देखी, स्केलेटन सिस्टम देखे गए थे। सो वो चीज यहाँ पर वो, क्योंकि मूवीज या जो वेब सीरीज कुछ ना कुछ तो रिप्रेजेंट करती है ना आपकी सोसाइटी को, अगर आप पूरा नहीं मान रहे, सो कहीं ना कहीं जो सोसाइटी में हो रहा है वो वहां पे पर्दे पे दिखा रहे हैं, राइट। सो वो मोर्टेलिटी, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो मेल से बहुत ज्यादा देखी गई है फीमेल इन्फेंट की। एवरेज न्यूट्रिशन की अगर आप बात करेंगे, सो इंडिया में एस्टिमेट किया गया है कि फीमेल का, वुमेन का जो न्यूट्रिशन है डेली का वो 1400 कैलोरीज है, ओके, 1400 कैलोरीज डेली, इतना वो इनटेक करते हैं, ऐसा एस्टिमेट है एवरेज लेवल पे, ओके। नेसेसरी रिक्वायरमेंट है 2200 कैलोरीज। तो यहाँ पे मेल या जो वुमेन और जो है गर्ल्स हैं वो किससे होंगी ग्रस्त, वो ऑब्वियसली न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से, एनीमिया से, अंडरवेट आपको नजर आएंगी। वुमेन में बहुत ज्यादा केस पाए जाते हैं एनीमिया के, चाहे आप मतलब वो होता है ना आजकल, तो पता नहीं डाइट में भी कुछ है या क्या इश्यूज हैं, आई रियली डोंट नो, कि आप सब कुछ खा रहे हैं घर पे रह के, बट स्टिल वुमेन काउंटर पार्ट जो है वो एनेमिक है, कि उनका 7 ग्राम 8 ग्राम खून पहुंच रखा है, उनको थकान फील हो रही है, बहुत सारी चीजें फील हो रही हैं। सो वो चीज भी, वो चलो एक अलग बात हो गई, बट हेल्थ पार्ट पे अगर आप देखेंगे, सो नेसेसरी रिक्वायरमेंट 2200 कैलोरीज के 1400 कैलोरीज है, तो वो दिख रहा है ना, मेल काउंटर पार्ट पे क्यों नहीं हो रही है ये चीजें, राइट। सो वो न्यूट्रिशनल इनटेक, इसमें एक रीजन वो भी होता है कि फीमेल काउंटर पार्ट सबको खिला के, मम्मी सबको खिला के लास्ट में ही तो खाती है, बहुत बार तो उसके लिए 2 रोटी बची तो उसको नहीं, मुझे एक ही खानी थी, फिर भी 2 बची हुई हैं। तो वो सिचुएशन जो है वो मतलब इन ये जो रिजल्ट्स हैं, कॉन्सिक्वेंसेज हैं, उसकी वजह से हमें देखने को मिलते हैं। अगर आप एज, इसकी मैरिज की एज देखेंगे तो मिनिमम लीगल एज है लड़कियों की 18 साल, ठीक है। डिस्पाइट दिस 18 साल से पहले भी शादियां होती हैं। प्रॉब्लम कहाँ है, बहुत सारे स्टेट्स आप देखेंगे, मध्य प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, जहां पे अर्ली मैरिजेस होंगी, अर्ली मैरिजेस की वजह से अर्ली प्रेगनेंसी हो जाएगी, जिसकी वजह से उनका चाइल्डहुड डिस्ट्रक्शन तो हो ही गया है, एजुकेशन भी रुक गई है, और अर्ली एज में प्रेगनेंसी की वजह से अंडरवेट बेबीज जो है वो प्रोड्यूस होंगे। बर्थ के बाद भी कई बार, बर्थ से पहले भी कई बार अबॉर्शंस करवाने पड़ जाते हैं या अबॉर्शंस हो जाते हैं ऑटोमेटिकली, और जितनी बार अबॉर्शन होते हैं ना उतनी बार वुमेन की हेल्थ जो है वो डिटीरियोरेट होती है, ठीक है, क्योंकि कुछ ना कुछ चेंज हुआ है उसकी बॉडी में, और ऊपर से न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी आपको देखने को मिलती है। तो ये सारी चीज क्या है, वुमेन की हेल्थ को दर्शा रहे हैं कि कितनी डाउन है अगर हम मेल काउंटर पार्ट से कंपेयर करेंगे तो, ओके। एक एस्टिमेट हेल्थ सर्वे ने, मतलब एक हेल्थ और जो फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री है उसने दिया, ऑल्दो ये काफी पुराना डाटा है, बट हम इससे फिर भी अंदाजा लगा सकते हैं कि जो है वेलफेयर, ये फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री है, 2008 में इन्होंने रिवील किया था कि नेशनल एवरेज एज अगर देखी जाए तो वो 18.3 है फीमेल की, यानी लीगली 18 है, ठीक है। सो किसी की पहले शादी हुई, किसी की बाद में शादी हुई, तो ओवरऑल मिला के जब आप एवरेज निकालेंगे तो 18 साल 3 महीने, यानी बहुत कम है लड़कियों की एज, जो लीगल मानी गई है, बस उसी के आसपास तो कर ही देते हैं, कई तो पहले भी कर देते हैं फिर भी। और 2001 में आप देखेंगे सो ये 18.3 से बढ़ के 20.6 हुई है, यानी कंपैरेटिवली हो सकता है कि 18 तक तो रुकते हो सब लोग ना। सो वो एक वेलकमिंग ट्रेंड हमें नजर आया उस टाइम पे। अगर आप अब की देखेंगे सो कंपैरेटिवली 20 से तो बढ़ के ही हमें देखने को मिलेगा कि 22 23 कुछ पहुंच गया हो, बट पॉइंट ये है कि इस वजह से बहुत सारे इश्यूज और हेल्थ इश्यूज हमें देखने को मिलते हैं, तो हम हेल्थ को एक इंडिकेटर मान सकते हैं, ठीक है। पर्टिकुलरली और फर्दर देखेंगे तो ऐसा भी एस्टिमेट किया गया है कि अगर 100 लोगों को HIV है तो उसमें से 38% जो है वो वुमेन है इंडिया में, ठीक है। वुमेन, अगर आप जाके एड्स केयर इंस्टीट्यूशन के बेड देखेंगे सो वुमेन ऑक्यूपाई ओनली 25% ऑफ बेड, और जबकि वहां पे है कितना 38% पॉजिटिव है, तो वो जाके रिपोर्ट भी नहीं करते हैं तो वो इग्नोर कर दिए जाते हैं, दिखाते नहीं है। तो वो भी आपको यहाँ पे एक इश्यू नजर आ रहा है, अगर मेल काउंटर पार्ट को कुछ हो जाए तो वो इमीडिएटली एडमिट हो रहे हैं, ओके। About 92% of women in India suffer from the problems associated with reproductive system, जबकि उनको पता ही नहीं होता। एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम मैं बताती हूँ, PCOS, आज के टाइम पे आपने बहुत सुना होगा, जिसकी वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। पॉलीसिस्टिक ओवरी आपको नजर आएगी, जो मैंने ऊपर फेलोपियन ट्यूब और यहाँ पे यूट्रस दिखाया था आपको। सो फेलोपियन ट्यूब के यहाँ पे आपको ओवरीज नजर आती हैं 2, और वो ओवरीज में बहुत सारी सिस्ट हो जाती हैं, एक तरीके से बिल्कुल रॉ लैंग्वेज में बोले तो गांठ हो जाती है, ठीक है। सो उसकी वजह से कंसीव करने में कई बार दिक्कत आती है, बट पॉइंट ये है कि ये 70% वुमेन को है आजकल,
ओके, सो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपको बस थोड़ी सी चीजों को ध्यान रखना है, आपको अवेयर रहना है ज्यादा। बट वो अवेयरनेस कैसे फैलेगी? जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर के पास जाते ही नहीं है, चीजें ऐसे ही चल रही होती हैं, क्योंकि फैमिली प्लानिंग ही नहीं हो रही होती है, अपने आप ही हो रही होती है जो चीजें हो रही होती है, राइट। जब बिल्कुल ही दिक्कत आ जाती है या कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है तब लेके जाते हैं। तो अबाउट ये जो आपके मैंने बोला ना रिप्रोडक्शन सिस्टम में की वजह से एसोसिएटेड हैं बहुत सारी प्रॉब्लम्स 92% ऑफ वुमेन की इंडिया में, तो मतलब 100 में से 92 औरतों को कुछ ना कुछ रिप्रोडक्टिव सिस्टम से एसोसिएटेड प्रॉब्लम है। और उसमें से भी अगर आप देखें तो 300 वुमेन एवरी डे डाई एवरी डे, जब भी चाइल्ड बर्थ या प्रेगनेंसी रिलेटेड कारण होता है, ठीक है। और आपने कई बार देखा भी होगा कि ठीक है, मतलब अगर पहले तो बच्चे को ही बचाने की कोशिश की जाती है कि चलो दोनों को बचा लो, दोनों को नहीं बचा पा रहे तो बच्चे को बचा लो, पर अगर बच्चे को ना बचा के माँ को भी बचाया जाता है तो उसके बाद उस पर वापस से अगेन प्रेगनेंसी का प्रेशर और चीजें, तो उसकी हेल्थ फर्दर और डिटीरियोरेट हो जाती है। सो मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो जो है वो पर 1 लाख लाइव बर्थ्स पर ईयर, ये इतना आपको देखने को मिलता है, ऑल्दो डिक्लाइनिंग बट स्टिल अ मेजर कंसर्न। तो जो भी चीजें मैं पढ़ा रही हूँ, मैं शुरू से यही बोल रही हूँ कि चीजें सुधर रही हैं, लेकिन इतनी नहीं सुधर रही हैं कि बहुत हम बोल दें कि भाई बहुत बड़ा बदलाव आ गया। ओके, अभी भी मेजॉरिटी में चीजें खराब ही हैं अगर हम फीमेल काउंटर पार्ट की तरफ देखेंगे। अगर आप एजुकेशन को देखोगे, सो ये विमेन इन एजुकेशन का डाटा है आपके सामने। देखो 61% तो स्कूल ही नहीं जा रही हैं, नॉन फॉर्मल एजुकेशन 1% को मिल रही है, फॉर्मल 7% को, प्राइमरी लेवल पे 13% आ रही हैं, मिडिल लेवल पे 9%, सेकेंडरी पे 5% और पोस्ट सेकेंडरी है उससे वो 4% फीमेल। सो आजकल कंपैरेटिवली, मैं ये नहीं कह रही कि सेम होगा, आजकल चीजें कंपैरेटिवली बदल रही हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, बट फिर भी कम ही हैं चीजें फीमेल काउंटर पार्ट की तरफ। ओके, पार्टिसिपेशन इन वर्कफोर्स की आप बात करेंगे तो उसमें भी आपको एक इकोनॉमिक मतलब होता है ना, पार्टिसिपेशन इन वर्कफोर्स मैटर करता है इकोनॉमिक ग्रोथ पोटेंशियल के लिए। तो जो आपकी पॉपुलेशन है देश की, पार्टिसिपेशन कितना है, प्रोडक्टिविटी कितनी है, ये की फैक्टर्स जो है वो इंपैक्ट डालते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ पे। वुमेन जो है अगर कॉन्स्टिट्यूट करती है 50% ऑफ द पॉपुलेशन, सो उनका पार्टिसिपेशन वर्कफोर्स में कंपैरेटिवली लो ही देखा गया है। मोस्टली वुमेन एग्रीकल्चर वगैरह में या जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है वहां देखी गई है। अगर आप ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में भी हैं तो भी आपको बहुत कम पैसे, मतलब वो लोली पेड जॉब्स आपको नजर आएंगी, या फिर मोस्टली वुमेन आपको अनपेड लेबर की तरह काम करती हुई भी नजर आएंगी, स्पेशली रूरल एरियाज में अगर आप देखेंगे तो। ओके, एट्रोसिटीज और क्राइम की अगर बात करें तो ये मतलब मैंने लिटरली सिर्फ इस स्लाइड की वजह से ये सारे स्टेटस जो इंडिकेटर्स थे इनको इंक्लूड किया, क्योंकि बहुत जरूरी है इन चीजों को डिस्कस करना। आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बट आपको इन चीजों को देख के ये समझ आ जाएगा कि क्या हालत है। ठीक है, तो 2005 का ये डाटा है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का, आप अभी का देखेंगे तो आपको वो भी नजर आ जाएगा। एवरी 29 मिनट्स एक रेप हो रहा है, एवरी 15 मिनट्स मोलेस्टेशन का केस आपको नजर आएगा। सेक्सुअल हरेसमेंट जो है वो हर एक केस, अ केस ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट ओवर 53 मिनट्स। मर्डर हो रहा है एक फीमेल का एवरी 14 मिनट्स, और एक्ट ऑफ क्रुएलिटी हो रहा है एवरी 9 मिनट, और वुमेन डाई हो रही है बिकॉज ऑफ डोवरी वंस इन एवरी 77 मिनट। ये एवरेज है, आप सोच भी नहीं सकते हैं मतलब कितना। अगर इसको इमेजिन करो ना, एक बार थोड़ा सा कैलकुलेट करो कि अच्छा हर एक 77 मिनट में डोवरी की वजह से, दहेज हरेसमेंट की वजह से एक वुमेन मर रही है, ये देखो आप यहाँ पे। सो वो सिचुएशन बहुत, मतलब अगर आप सोचने बैठो ना दिमाग ऐसे घूम जाए, खराब हो जाए, वो सिचुएशन है। तो हम क्यों ना बोलें कि भाई हो रहा है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, है चीजें, ये इसको एक इंडिकेटर की तरह हम मान सकते हैं। ओके, ये एक विशेष सर्कल जो बन रखा है सोसाइटी और कल्चर की वजह से। देखो पहले अर्ली मैरिज हो रही है, अर्ली मैरिज क्यों हो रही है? क्योंकि लो एजुकेशन या फिर नो एजुकेशन है। ठीक है, सो अगर लो एजुकेशन है तो लिमिटेड चॉइस है उनके पास, लिमिटेड चॉइस है तो उसकी शादी कर देते हैं। शादी हो गई है तो प्रेगनेंसी जल्दी हो जाएगी, प्रेगनेंसी भी, उसमें भी माल नरिशमेंट और पुअर हेल्थ आपको नजर आएगी, बर्थ कॉम्प्लिकेशंस नजर आएंगी, लो बर्थ वेट, हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी नजर आएगी, और उसकी वजह से, और ये सारी चीजें उसको रिपीटेडली, क्योंकि बार बार प्रेग्नेंट हो रही है, सो रिपीटेड प्रेगनेंसी में ये सारी चीजें फेस करनी पड़ रही हैं। देन घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं कि भले ही आप प्रेग्नेंट थे, कॉम्प्लिकेशंस थी, आप जो है दूसरे तीसरे दिन, या मतलब गाँव में तो इतना बुरा हाल भी होता है कई बार कि आप 5वें से 10वें दिन तक खड़े होके काम करो,
ठीक है, या फिर 5वां 10वां दिन भी कई बार शायद एक्सट्रीम जो सिचुएशन है कई रूरल एरियाज में वहां पे भी ये दिक्कतें और ज्यादा होती होंगी। ठीक है, डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कुछ ट्रेडिशनल बिलीफ्स हैं, अगेन एजुकेशन नहीं है। ट्रेडिशनल बिलीफ क्यों है? क्योंकि पुअर स्कूलिंग है, पुअर स्कूलिंग मतलब या तो पुअर है या फिर एजुकेशन प्रोवाइड की ही नहीं जा रही है। सो ये और अल्टीमेटली एक विशियस सर्कल सा बन जाता है जिसमें से फिर वो वुमेन नहीं निकल पाती है अगर उसकी, और यहाँ पे सिर्फ एक ही काउंटर पार्ट है, अगर वो वहां से निकल सकती है तो किस वजह से निकल पाएगी? वो सिर्फ एजुकेशन की वजह से निकल पाएगी। तो हमें हमारे हाथ में जो चीज है हमें इसको बेटर करना है। ठीक है, अब हमें क्या करना है? इन सारी चीजों को डेफिनेटली ओवरकम करने की कोशिश करेंगे हम। तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो है वो प्रेजुडिसेस को और अनजस्ट या अनइक्वल सोसाइटी को प्रमोट करता है, उन्हीं चीजों को हमें कम करना है। ठीक है, जेंडर इक्वालिटी जो है वो दोनों सेक्स को सप्रेशन से रिलीज करेगी, दोनों पे प्रेशर नहीं आएगा, स्टीरियोटाइप्स नहीं बनेंगे, तो एक बेटर सोशल ऑर्डर निकल के आएगा अगर जेंडर इक्वालिटी आपको नजर आती है तो। ओके, सो इसी में अगर आप क्लासरूम की बात करें अब, तो क्लासरूम में क्या जेंडर डिस्क्रिमिनेशन आपको देखने को मिलता है? बहुत सारी स्टडीज हैं जिन्होंने ये शो किया है। ठीक है, ये पॉइंट्स हैं स्टडीज में से निकाले हुए। ओके, बॉयज को ज्यादा टीचर की अटेंशन मिलती है, बॉयज गेट टीचर्स अटेंशन ऑफ टीचर, यानी बॉयज को ज्यादा अटेंशन मिलती है। टीचर्स जो है वो बॉयज की ज्यादा प्रेज करते हैं, बॉयज को ज्यादा एकेडमिक हेल्प मिलती है, टीचर एक्सेप्ट करते हैं आइडियाज या ओपिनियंस बॉयज के ड्यूरिंग क्लासरूम डिस्कशन, बॉयज को ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं इंटरेक्ट करने की, अपनी लीडरशिप स्किल्स को डेवलप करने की या शो करने की, डिस्प्ले करने की। ठीक है, टीचर्स क्रिटिसाइज करते हैं गर्ल्स को सिवियरली व्हेन दे डेविएट फ्रॉम जेंडर रोल्स, कि जिस तरीके से बताया गया है अगर उस तरीके से वो नहीं कर रही हैं तो काफी क्रिटिसाइज किया जाता है। टीचर्स जो हैं वो लो एकेडमिक एक्सपेक्टेशंस रखते हैं गर्ल्स से। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ऐसा हर जगह होता है, ऐसी चीजें हम थोड़ी सी बदल रही हैं, लड़कियां ज्यादा आगे निकल रही हैं, इसीलिए हर बार न्यूज़पेपर में आपको नजर आएगा कि लड़कियों ने लहराया परचम, इस चीज का रिजल्ट आया, दूसरी चीज का रिजल्ट आया, राइट। बट अल्टीमेटली जब आप मेजोरिटी को देखेंगे तो ये चीजें अभी भी हैं। ओके, जस्ट बिकॉज आप अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं या मैं अच्छे स्कूल में पढ़ी हूं तो ये चीजें नहीं होती हैं, ये बोलने का हक शायद हमें नहीं है, क्योंकि ये चीजें होती हैं, तभी तो डाटा शो कर रहा है। ओके, हैंडल करिकुलम मटेरियल विदाउट क्वेश्चनिंग द जेंडर बायस इन द कंटेंट, तो वो करिकुलम मटेरियल में अगर बायस्ड एग्जांपल्स हैं तो भी उसको ऐसे ही पढ़ाया जा रहा है विदाउट एनी क्वेश्चन। टीचर्स जो है वो रिसोर्सेज एलोकेट करते हैं विद अ बायस फेवरिंग बॉयज, टीचर्स जो है वो इनसेंसिटिव हैं टू द नीड्स ऑफ गर्ल, टीचर्स जो है वो सेक्सिस्ट लैंग्वेज यूज करते हैं ड्यूरिंग देयर ट्रांजैक्शन बोथ विद इन द क्लासरूम एंड आउटसाइड। कई बार तो ऐसे भी आपने आजकल ऑनलाइन में भी बहुत फेमस टीचर्स को कई बार सेक्सिस्ट लैंग्वेज यूज करते हुए देखा होगा, विच इज पर्सनली रोंग। ओके, बट वो क्योंकि सब लोग सोसाइटी में उनको अब अच्छा मानने लग गए हैं, बड़ा मानने लग गए हैं कि भाई इनका तरीका तो बहुत अच्छा है, तो उनकी सेक्सिस्ट लैंग्वेज को भी ऐसे बोला जाता है कि मजाक में समझाने की कोशिश कर रहे थे, विच इज एक्चुअली वेरी रोंग। ओके, सो अब आपको देखना है कि आप किस तरफ आपका झुकाव है, आप किस तरीके की चीजें सुनना पसंद करते हैं, क्योंकि जिस तरीके के सॉन्ग्स, जिस तरीके की जो है वो सेक्सिस्ट लैंग्वेज अगर चल रही है, आपके ग्रुप में चल रही है, कोई टीचर बोल रहा है, सो वहां से आपको वो चीज समझनी है कि देखो ये यहाँ गलत हो रहा है। ठीक है, सो वो चीजें अभी भी आपको देखने को मिलेंगी, और जब ऑनलाइन में भी कोई बड़ा टीचर अगर इस तरीके की लैंग्वेज का इस्तेमाल करेगा तो आप एक बार गांव में इमेजिन कीजिए किस तरीके की सिचुएशन रूरल एरियाज में या कुछ क्लासरूम्स में होती होंगी। ओके, हमें क्या चाहिए? हमें इक्विटी और इक्वालिटी की बात करनी चाहिए। जेंडर इक्विटी एक प्रोसेस है जिसमें हम फेयर की बात कर रहे हैं, टू बीइंग फेयर टू मेन एंड वुमेन, कि जिसको जितनी जरूरत है उस हिसाब से आप ट्रीट कर दीजिए। टू एंश्योर फेयरनेस मेजर्स मस्ट ऑफन पुट बी इन प्लेस टू कंपनसेट फॉर द हिस्टोरिकल एंड सोशल डिसएडवांटेजेस, और ताकि एक लेवल प्लेइंग फील्ड आपके लिए बनाया जा सके। तो जब भी हम ये एंश्योर करने की कोशिश करेंगे कि फेयरनेस हो, चीजें हो, सो हमें ऐसे मेजर्स जो हैं वो डालने पड़ेंगे जो कि कंपनसेट कर पाएं पहले जो चीजें वुमेन के साथ हुई हैं, सोशल लेवल पे, हिस्टोरिकल लेवल पे जो डिसएडवांटेजेस उन्होंने फेस किए हैं, तभी वो एक तरीके से वुमेन को एज रिलैक्सेशन या बहुत सारी चीजों में आपको चीजें देखने को आजकल मिलेंगी। दैट वो किस वजह से, दैट्स बिकॉज ऑफ हिस्टोरिकल एंड सोशल डिसएडवांटेजेस वुमेन हैव फेस्ड इन द पास्ट। ओके, इक्विटी, सो इक्विटी इज द मीन, यानी इक्विटी एक जरिया है वो इक्वालिटी और इक्विटेबल आउटकम्स तक पहुंचने का। ओके, सो इक्विटी से शुरुआत की जा सकती है। टीचर का क्या रोल रहेगा? बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं, इसीलिए सारे इंक्लूड किए मैंने, एवरी सिंगल पॉइंट।
टीचर जो है वो इंडिविजुअली और कलेक्टिवली बेसिकली फैसिलिटेट करता है, चाहे वो नॉलेज हो, स्किल हो, एटीट्यूड हो, वैल्यूज हो। एक अगर आप हेल्दी फ्रूटफुल लिविंग आप चाह रहे हैं मैन या वुमेन के लिए, इक्वल मतलब होता है ना इन एन इक्वल सोसाइटी, सो टीचर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है बहुत सारी चीजों में। इसको हम उसमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी, जेंडर सेंसिटिव होने की जरूरत पड़ेगी। कुछ एक चीजें हैं जो टीचर कॉन्शियसली कर सकते हैं जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए और जेंडर बायसनेस को अवॉइड करने के लिए। टीचर्स शुड कंडक्ट themselves in a gender fair manner, चाहे वो क्लासरूम के अंदर हो चाहे वो क्लासरूम के बाहर हो। टीचर को इस तरीके की लैंग्वेज या इस तरीके का बिहेवियर शो नहीं करना चाहिए जिसमें कहीं ना कहीं जेंडर बायसनेस नजर आ रही है। ओके, दे शुड कॉन्शियसली मॉनिटर देयर ओन कंडक्ट। तो आप किस तरीके से बिहेव कर रही हैं, अगर बच्चे किस तरह, बच्चों के अंदर, आपके बच्चों के बिहेवियर के अंदर आपको क्लास में नजर आ रहा है कि जेंडर बायसनेस हो रही है, डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, सो अब आप क्या करेंगे उस चीज को अवॉइड करने के लिए, उस चीज को ठीक करने के लिए। ठीक है, दे शुड अवॉइड सेक्सिस्ट बायस इन द यूज ऑफ देयर लैंग्वेज। सो कई बार बहुत सारे टीचर्स आपको पर्टिकुलरली जो है लड़का या लड़के की तरफ ज्यादा बोलते हुए नजर आएंगे, स्पेशली मेल टीचर्स मैंने देखे हैं। सो वो जो सेक्सिस्ट बायस कमेंट्स हैं वो नहीं पास होने चाहिए, चाहे वो मजाक में हो चाहे वो टॉपिक समझाते हुए हो, कैसे भी हो, बिकॉज उस चीज को नॉर्मलाइज नहीं करना है। सो दे शुड अवॉइड सेक्सिस्ट बायसनेस जब भी वो लैंग्वेज, क्योंकि टीचर को ना सोच समझ के बोलना चाहिए। ओके, अगर कहीं पे गलती हो रही है तो इंस्टेंटली उस पर्टिकुलर, क्योंकि रियलाइज हो जाता है आपको जब आप बोल रहे होते हैं ना, बीइंग अ टीचर ट्रस्ट मी, मैं बता रही हूँ आप लोगों को कि अगर मेरे से कोई गलत वर्ड या कोई जेंडर बायस वर्ड निकल भी गया है, मुझे इमीडिएटली रियलाइज होगा कि नहीं ये तो गलत बोल दिया, तो उसको उसी टाइम ठीक करना जरूरी है। ओके, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है हम लोग मतलब बीइंग अ टीचर भी आप जो है इसी सोसाइटी में पले बड़े हैं, तो कुछ एक चीजें हो सकता है इंट्रिंसिकली आपके अंदर भी इनकलकेट हो गई हो, लेकिन उनको ठीक करना कॉन्शियसली आपकी जिम्मेदारी है बिकॉज आप टीचर हैं। ओके, सो एक जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज जो है वो क्लास में यूज होनी चाहिए। जैसे बहुत सारे टीचर मुझे बहुत अच्छे लगते हैं जो कि ऐसे बच्चे करके वो बोलते हैं कि हाँ ठीक है, वो बच्चों को सबको बोल रहे हैं, उसमें कहीं पर भी लड़का लोग लड़की लोग वाली सिचुएशन नहीं आ रही है। ठीक है, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। दे शुड स्ट्राइव टू प्रमोट इंटीग्रेशन ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन ग्रुप वर्क या फिर सिटिंग अरेंजमेंट में। यूजुअली सिटिंग अरेंजमेंट में अब चाहे वो सोसाइटी में चीजें ऑलरेडी हो रही हैं उस बेसिस पे या कैसे भी हो, एक साइड लड़कों की लाइन मिलेगी, एक साइड लड़कियों की मिलेगी, अगर कोएड एजुकेशन भी है तो। ओके, सो वो एक इंटीग्रेशन प्रमोट करना है बीइंग अ टीचर आपको। टीचर्स जो हैं वो अवॉइड कर सकते हैं जेंडर्ड जॉब्स को, यानी टीचर शुड अवॉइड टेंडेंसी टू असाइन, जैसे क्लीन अप वर्क है तो लड़कियों को दे दिया, कोई और काम है या कुछ फिक्सिंग जॉब है तो वो एक्सक्लूसिवली लड़कों को दे दिया। आपको एक टीम बना दीजिए कि ये वाली टीम जो है मिलके सफाई का काम करेगी, ये वाली टीम मिलके जो है ये वाला काम करेगी, तो वो सबने इक्वल पार्टिसिपेशन आपको रखना चाहिए। टीचर जो है उनको इक्वल एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए लड़कों से लड़कियों से। उनको ये नहीं सोचना चाहिए डिफिकल्ट काम है, रफ टफ काम है तो लड़के करेंगे, इजी काम है, डेलिकेट काम है तो लड़कियां कर देंगी। सो वो चीज नहीं होनी चाहिए। टीचर जो है उनको ये मेक श्योर करना चाहिए कि ऐसा ना हो कि रफ टफ या जैसे वो है बैट बॉल है या जो आपका क्या बोलते हैं इसको वॉलीबॉल वगैरह है, भागने दौड़ने का काम है तो सिर्फ लड़के ही खेलेंगे उस स्पोर्ट को। ओके, या फिर डिबेट कॉम्पिटिशन है तो ठीक है लड़कियों को भेज दो, तो वो इक्वल पार्टिसिपेशन होना चाहिए, ये टीचर को इंश्योर करना है। टीचर्स नीड टू हैंडल द करिकुलम इन अ जेंडर सेंसिटिव एंड जेंडर फेयर मैनर। सो टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो किस तरीके से जेंडर फेयर कंडक्ट में अपने आप को भी प्रेजेंट करते हैं और रोल मॉडल्स किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं बच्चों के सामने। टीचर को प्रोएक्टिव होने की जरूरत है ताकि वो जेंडर गैप को मतलब जेंडर गैप को रिमूव करने में, वो जो जेंडर गैप है ना उसको कम करने में हेल्प करें। ओके, तो वो प्रोएक्टिव होना जरूरी है कि वो इस तरीके से चीजों को मतलब उनको इक्विटेबल मेजर्स लेने के लिए, क्योंकि अगर जेंडर गैप को कम करना है तो आपको इक्विटेबल मेजर्स लेने पड़ेंगे, तो उसमें आपको हिचकना नहीं है, ये नहीं सोचना है कि आज तक नहीं हुआ मैं क्या ही शुरू करूं, आपको करना चाहिए। ओके, टीचर्स शुड नॉट मिस एनी अपॉर्चुनिटी टू ब्रिंग द डिस्कशन ऑफ इंस्टेंसेस, यानी कि इस तरीके की जो भी जेंडर बायस या डिस्क्रिमिनेशन वाली प्रैक्टिसेस होती हैं या स्टीरियोटाइप होते हैं उनके लिए उनके बारे में डिस्कशन होना जरूरी है कि ये क्यों हो रहे हैं, ये नहीं होने चाहिए। सो वो डिस्कशन होगा क्योंकि बात होगी तभी तो बात बनेगी ना, तो एक बार बात तो करनी पड़ेगी उस टॉपिक के बारे में। टीचर्स शुड एनकरेज गर्ल्स टू ओवरकम देयर इनहिबिशन या पार्टिसिपेशन। उनको कई बार क्या होता है ना कि क्लासरूम प्रोसेस में वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाते, उनको क्रिटिसिज्म की वजह से या जो भी चीजें हैं, सो वो उसको ओवरकम करना टीचर की काम मतलब टीचर का काम है कि वो उनको सिखाए और उनको एनकरेज करे।
ओके लीडरशिप या जो अदर स्टूडेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उससे ऑब्वियसली, मतलब मैं तो क्लास की मॉनिटर हूं ना, या मैं तो क्लास का मॉनिटर हूं, मेरी सुनी जाएगी, या मैं तो इस पर्टिकुलर ग्रुप का लीडर हूं। सो वो जो लीडरशिप है ना, वो स्टूडेंट्स में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ एक रिस्पेक्ट बनाती है पीयर्स और टीचर्स की नजरों में। सो वहां पर ऑब्वियसली रिस्पेक्ट बन रही है तो एक सेल्फ एस्टीम, कॉम्पिटेंसी, सेल्फ एफिकेसी इंक्रीज होंगी, चीजें बेटर होंगी। ओके सो उसमें ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ लड़कों को ही स्ट्रेंथन कर रहे हैं, उन्हीं को वो वाली जॉब्स प्रोवाइड कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको स्कूल लेवल पे भी इस तरीके की जो है, जो भी लीडरशिप की अपॉर्चुनिटीज है वो गर्ल्स को भी इक्वली प्रोवाइड करनी चाहिए, ताकि वो भी बेटर तरीके से एम्पावर्ड फील करें और स्ट्रेंथन्ड फील करें। ओके बहुत सारी लड़कियां कंफर्टेबल फील नहीं करती किसी पर्टिकुलर एरिया ऑफ स्कूल में, ओके कि इस वाले पर्टिकुलर एरिया में या जो है किसी पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शनल इक्विपमेंट के साथ वो कंफर्टेबल फील नहीं करती। सो अब ये टीचर का काम है कि वो बेटर तरीके से, टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो लड़कियों को भी उतना ही कंफर्टेबल फील कराएं जितना लड़कों को कंफर्टेबल फील हो रहा है किसी पर्टिकुलर काम में या किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी में। ओके तो ये टीचर का रोल आ जाता है यहाँ पे। आजकल की बात करें, इट्स लाइक गर्ल्स ऑफ टुडे एंड वुमेन ऑफ द फ्यूचर, उनको पार्टिसिपेट करने का मौका मिलना चाहिए, अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए करियर ऑप्शंस में जैसे कि बॉयज को मिलती हैं। सो इन सारी चीजों में टीचर का बहुत 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 इंपॉर्टेंट रोल है, और जो भी टीचर स्कूल लेवल पे या ऑफलाइन चीजों में पढ़ा रहे हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो जाती है कि वो सारी चीजों को ध्यान में रखें। ठीक है जी। Verbal या physical harassment of girls by male students and teachers is a worldwide problem. तो sexist comment पास करना, assault करना, threat करना या demean करना often, so वो सारी चीजें देखी गई हैं जो कि नहीं होनी चाहिए। ठीक है तो वो एक equal participation, equitable classes, equitable condition, circumstances कैसे बनाने हैं वो टीचर को इंश्योर करना है कि कोई भी वर्बल या फिजिकल हरेसमेंट देखने को ना मिले वहां पे। ठीक है टीचर्स का एक मेजर रोल रहेगा रिस्पेक्ट डेवलप करने में फॉर द कंट्रीब्यूशन एंड अचीवमेंट ऑफ वुमेन टू द सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल प्रोग्रेस ऑफ आवर कंट्री। और इसी के लिए हम ऑब्जर्व भी करते हैं कि इसको इंटरनेशनल वुमेन्स डे को, बहुत सारी वुमेन साइंटिस्ट जैसे कल्पना चावला का बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है, और भी बहुत सारी साइंटिस्ट का, बहुत सारी वुमेन लीडर्स जो हैं उनके एग्जाम्पल्स दे के चीजों को बूस्ट किया जाता है। सो वो सारी चीजें करना किसका काम हो गया? टीचर का काम हो गया। सो टीचर का एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है इसमें वुमेन एम्पावरमेंट में प्लस जेंडर बायसनेस को कम करने में, जेंडर गैप को कम करने में रहेगा टीचर का रोल। सो टीचर अगर रोल बखूबी निभाएं और एक्चुअल में, क्योंकि टीचर को कई बार ऐसे बोल देते हैं ना और कुछ नहीं तो टीचर ही बन जाएंगे, अगर वो छवि आप अपने अंदर से बदल दें और जेन्युइनली टीचिंग में वो लोग आए जिनका पैशन है टीचिंग, सो चीजें और बेहतर नजर आएंगी। ठीक है जी। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। आई थिंक आपको समझ आया होगा, आई होप आपको समझ आया हो। फिर भी समझ नहीं आया हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग because it is absolutely free, and be consistent in your efforts.